हेलो एवरीवन। तो आज मैं आई हूँ थर्ड पार्ट के साथ एमसीक्यूज़ फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम्स। तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा थर्ड लेक्चर है और हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, एक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए ताकि जो क्वेश्चन आपको नया लगे वो आप उसे लिख लीजिए और प्रॉपरली उसे कर पाएँ। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है इस टाइम वो है, हाउ मच डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन CPR शुड बी गिवन। एक CPR में हम कितनी डेप्थ में चेस्ट कंप्रेशन देंगे? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम चेस्ट कंप्रेशन में 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। आपने देखा होगा 2 से 2.5 इंचेस जो है वो कंप्रेशन देते हैं हम, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बुक्स में 6 सेंटीमीटर्स भी लिखा होता है, बट हम किसको करेक्ट करेंगे? 5 सेंटीमीटर्स। और अगर यहाँ पे 2 इंचेस लिखा होता तो हम 2 इंचेस को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो पहली बात, ये ग्रीफ होता क्या है? ठीक है, ग्रीफ होता है जब भी किसी हमारे लव्ड वन की डेथ हो गई, हमें एकदम से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी डेथ हो गई एंड वो हमारा लव्ड वन है। हमारी जो मेंटल स्टेट है वो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्टेंस में लेके आती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम कैसे उस पर बिहेव करते हैं। तुम किसी भी एक बंदे को एकदम से बता दो कि उसकी लव्ड वन की डेथ हो गई तो वह कैसा बिहेव करेगा। सो ऑप्शंस हैं डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। बार्गेनिंग, एंगर, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, एंगर। एंड एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिनाइल, एक्सेप्टेंस। तो इनमें से कौन सी स्टेजेस होंगी? तो इनमें से होती है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम डाबडा भी बोलते हैं। मैंने इसे इस तरीके से याद किया है, डाबडा। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी से डिनाइल, ए से एंगर, बी से बार्गेनिंग, डी से डिप्रेशन, ए से एक्सेप्टेंस, ठीक है। डाबडा, इसको आप तुम ऐसे याद कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो डाबडा, ठीक है। बाकी सब गलत है। पहले वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ डिनाइल स्टेज। फिर वो एंगर शो करेगा, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। फिर वो डॉक्टर के साथ बार्गेन करेगा, तुमने उसको बचाया क्यों नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वो डिप्रेशन में जाएगा कि वो उसका लव्ड वन है और अब वो नहीं रहा। फिर वो एक्सेप्टेंस कर लेगा आफ्टर डिप्रेशन कि ठीक है अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, डाब डा, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखा है, उसके साथ और बिफोर नहीं लिखा हुआ, तो हम कौन सा जो है फ्लूइड नहीं देते आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, डेक्स्ट्रॉस और प्लाज्मा लाइट। तो हम नहीं देते, वो है फ्लूइड डेक्स्ट्रॉस। डेक्स्ट्रॉस हम नहीं देते आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज ये क्या करता है, हीमोलाइसिस करता है, ठीक है। ये ब्लड की डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद डेक्स्ट्रॉस दे देंगे तो वो हीमोलाइसिस करेगा, फिर तो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने का कोई मतलब ही नहीं पड़ा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देगा बॉडी में, ठीक है। आरबीसीज टूटेंगे, ठीक है, उसमें फिर ब्लड की लॉस आ जाएगी। तो कभी भी हम डेक्स्ट्रॉस जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद नहीं देते, ये हीमोलाइसिस और ब्लड क्लैम्पिंग करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हम उसे डेक्स्ट्रॉस नहीं देते। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन शुड बी गिवन इन CPR अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितने चेस्ट कंप्रेशन हमने देने चाहिए CPR में। और अभी हम CPR में उसकी डेप्थ पढ़ के आए हैं, कितनी डेप्थ में हमें चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, अब हमें कितने देने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 120 से 140, 110 से 130, 100 से 110 और 100 से 120। तो हमें कितने चेस्ट कंप्रेशंस देने चाहिए CPR में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन?
हम देते हैं 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन। तो ऑप्शन है 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशंस। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी डेप्थ भी कर ली है हमने CPR में, और इसकी चेस्ट कंप्रेशंस कितने देने चाहिए वो भी कर लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, What strength should be used while using Savlon? तो Savlon तो आप सबको पता होगा, इट इज़ अ गुड एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये सब लोगों के घर पे पड़ा होगा। जब भी हमें छोटा मोटा वुंड होता है, कुछ भी होता है, तो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं जो Savlon होता है। तो जो वो यूज़ होता है उसकी हमें कितनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी चाहिए, तो वो रेशियोज़ में हमें दे रखी है। हमारे पास ऑप्शन है 1:20, 1:2:15, 1:15, 1:10। तो कितनी रेशो में हमें देनी चाहिए? हमें देना चाहिए 1:20 की रेशो में सेवलॉन यूज़ करना चाहिए। 1 ml हमारे पास सेवलॉन होगा तो हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, ये सेवलॉन बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है, मोस्टली हॉस्पिटल्स में और घरों में भी यूज़ होता है सेवलॉन जो है। ठीक है, जब भी किसी को कोई चोट लगती है छोटी मोटी तो सेवलॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 रेशो कितनी 20 की रेशो में हमारा जो है सेवलॉन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच माइलस्टोन अ चाइल्ड शो अ सोशल स्माइल। तो कौन से माइलस्टोन पे, कौन से वीक पे जो चाइल्ड है हमारा सोशल स्माइल देने लग जाएगा, मतलब एक दूसरे बंदे को, एक स्ट्रेंजर को देख के स्माइल देता है, एक मदर को देख के, फादर को देख के, छोटा बेबी, कब वो स्माइल देना शुरू कर देता है सोशल? 6 वीक्स पे, 7 वीक पे, 5 वीक पे और 8 वीक पे। सो जो एक चाइल्ड है वो सोशल स्माइल देना स्टार्ट करता है 8th वीक पे, दैट इज़ एग्जैक्टली 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स पे सोशल स्माइल आप देखोगे, किसी भी बच्चे के पास जाओगे, उसको स्माइल पास करोगे तो आपको हल्की सी स्माइल देगा। ठीक है, तो वो 2 मंथ्स का बच्चा होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 8 वीक्स का जो है चाइल्ड हमें सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत कन्फ्यूजन देता है बच्चे, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है अगला 7th, विच आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमें कोई वूंड होता है उसके बाद हमारा वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, तो कौन सा इनमें से जो आयन है वो इसमें हेल्प करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो इनमें से जो आयन हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो है कैल्शियम आयन। तो ये आप याद रखना, चेंज मत करना। लोग कहते हैं कि पोटाशियम और जो ये है सोडियम, ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो यही हेल्प करते होंगे ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि वो सेल्स का इंट्रा सेलुलर में पोटाशियम होता है, तो सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में है, तो यही सेल्स में अगर हेल्प कर रहे हैं, इंट्रा एक्स्ट्रा में रह रहे हैं, तो यही हेल्प करते होंगे। नो, जो हमारा कैल्शियम आयन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मुझे इतना पता है कि आज तक मैंने भी ये एक बार क्वेश्चन गलत किया हुआ है, सबने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, हम इसे बहुत गलत करके आते हैं, हमें नहीं पता होता लार्जेस्ट ऑर्गन। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है स्किन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है हमारे पास स्किन। ठीक है, मेरे को पता है आधे से ज़्यादा बच्चों ने लिवर काफ़ी बार इसे करेक्ट किया होगा कि जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लिवर है, बट लिवर जो है हमारे पास, जो लिवर है वो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लिवर एक ग्लैंड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, एक्सो एंड एंडोजीनियस फैक्टर्स दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, ये ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में वो है हमारी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ कैंसर हैव अ पुअर प्रोग्नोसिस इन ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा पेपर्स में, एम्स में भी आ चुका है, ESIC में आ चुका है, बहुत सारे स्टेट लेवल्स ऑफ एग्जाम में आ चुका है, CHO में भी ये आ चुका है। इनमें से कौन सा कैंसर है जिसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हील हो सकता है? ऑप्शंस हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर। तो ऑप्शन
में से जो करेक्ट है वो है हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर। इसका सबसे ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता। और आपने देखा होगा कि बाकी कैंसर्स को हम स्टेजेस पे हील कर पाते हैं, बट इसको अगर हमने डायग्नोज कर लिया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ये हील हो जाए, पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज एनी टास्क इन अ डिमेंशिया पेशेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल डिमेंशिया होता क्या है, इसमें क्या होता है, दो, एक तो ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, इसमें एक होता है डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम जो है वो रिवर्सिबल है, अगर किसी को डिलीरियम हुआ है तो वो कम टाइम के लिए होता है, वो रिकॉल कर लेता है मेमोरी अपनी, मतलब वो ठीक हो जाता है। बट जो डिमेंशिया है ये इरिवर्सिबल ऑर्डर है, ठीक है, अगर ये स्टार्ट हो गया तो उसकी मेमोरी वो भूलता ही रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, पहले तो ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स दो हैं, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। उसके बाद हमारा इसने बोला है कि हम इस पेशेंट में किसी भी टास्क को मैनेज कैसे करेंगे। अब ये तो चीज़ें भूलता जा रहा है बार बार, है ना, तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, इजी टू हार्ड करेंगे, उसको करेंगे पहले इजी काम कर फिर हार्ड काम कर। उस काम को हम छोटे छोटे ब्रोकन सीरीज़ में तोड़ देंगे, या फिर उसे हम खुद ही करके दे देंगे, या फिर उसका टाइमली मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें हम उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं मेंटली फिज़िकली उस पर मार्क्स देते हैं। हम उसे क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द उसके रिस्पॉन्स हम 30 में से उसको मार्क्स देते हैं। 30 मार्क्स का मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिमेंशिया वाले पेशेंट के बारे में इलेबोरेट करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डिमेंशिया का पूरा इलेबोरेट करूँगी और एक ट्रिक्स के साथ। तो बताइए इसमें हम कैसे कोई भी टास्क करवाएंगे डिमेंशिया पेशेंट से। तो डिमेंशिया वाले पेशेंट में ऑलवेज हम क्या करेंगे, उसको सीरीज़ में तोड़ देंगे। देखो, अगर हम उसे कहेंगे कि इजी टू हार्ड कर, वो इजी करेगा, फिर वो भूल जाएगा, ठीक है, फिर वो दोबारा से करेगा, भूल जाएगा। खुद परफॉर्म करके देने का कोई फ़ायदा नहीं, हर बार उसको उससे उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और टाइमली हम उसका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी कोई आंसर देगा, थोड़ी देर बाद कुछ और आंसर देगा। तो हम उसको क्या करेंगे, सीरीज़ में तोड़ के उससे थोड़ा थोड़ा करके काम करवाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ब्रोकन इनटू द सीरीज़, हम उसको ब्रोक कर देंगे सीरीज़ में, ठीक है, उस टास्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टोशिया। तो डिस्टोशिया क्या है, ठीक है, पहली बात तो डिस्टोशिया का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सी आना है हमारा, मैंने इसके स्पेलिंग्स थोड़े से गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे पी की जगह सी आएगा। डिस्टोशिया क्या है, जब भी कोई प्रेग्नेंट, अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर मैंने बता ही दिया तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और अबॉर्शन। तो डिस्टोशिया होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जब भी कोई लेबर में डिफ़िकल्टी आती है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, या फिर उसे बहुत टाइम लग जाता है डिलीवर करने में बेबी, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टोशिया, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। इसमें भी 3 तरह के डिस्टोशिया होते हैं, एक होता है फ्रैंक ब्रीच, एक होता है कंप्लीट ब्रीच, और एक होता है सिंगल और डबल फुटलिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डिस्टोशिया किसे बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, एक होता है फ्रैंक ब्रीच, एक होता है कंप्लीट ब्रीच है वो, तब भी डिस्टोशिया होगा उसे, और एक होता है डबल फुटलिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं डिस्टोशिया को एक्सप्लेन करूं, इलेबोरेट करूं, तो आप लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको इजीली डिस्टोशिया के बारे में पता चल जाएगा, और डिस्टोशिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ द वारफरिन। देखिए फिर से एंटीडोट आ रहा है, मैंने आज 3rd लेक्चर करवाया है और रिपीटिंग क्वेश्चन में 3rd एंटीडोट हमारे पास फिर से आ गया है। तो वारफरिन का एंटीडोट क्या है, इनमें से आयरन, डिजिबिंड, विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो वारफरिन का एंटीडोट है विटामिन के। इसमें हम वारफरिन का टेस्ट जब करते हैं ना, तो हम पीटी भी देख करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी चेक करते हैं। जब हम वारफरिन का टेस्ट करते हैं तो हम उसमें पीटी, क्या बोलते हैं उसको, पीटी भी चेक करते हैं, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन
टाइम भी चेक करते हैं। और इसका जो एंटीडोट है वो है विटामिन के। आयरन किसका एंटीडोट है? डिसफेरोक्सिमाइन का एंटीडोट है। डिसफेरोक्सिमाइन का एंटीडोट है। डिजिबेंट किसका है? डिगॉक्सिन का एंटीडोट है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। तो ये एंटीडोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ना एक नंबर तो मैं दे के ही जाएंगे, तो आप इस एंटीडोट को ज़रूर याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। इफ़ द पेशेंट कम्स इन एमरजेंसी वार्ड विद द पैनिक अटैक, व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी? एक पेशेंट आया है पैनिक अटैक से, ठीक है, उसको एंग्जाइटी हुई है जो कि अपनी सीवियर फॉर्म पे पहुंच गई है, जिसको बोलते हैं हम पैनिक अटैक्स, ठीक है। ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, दो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे साइकेट्रिक में। एक होते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, एक होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक है न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो अब पेशेंट अब आ गया हमारे पास एमरजेंसी में पैनिक अटैक का, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, गिव द पेशेंट सम पर्सनल स्पेस देंगे उसको, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या फिर हम पेशेंट के साथ बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स? व्हाट डू यू थिंक? तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। जब भी कोई पेशेंट आएगा पैनिक अटैक वाला, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मे बी वो कुछ भी कर सकता है, खुद को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, एकदम सीवियर हाइपोक्सिया वाली स्टेट में भी जा सकता है, बीपी भी लो कर सकता है। तो कभी भी ऑब्जर्वेशन में तो पेशेंट को पहले बाद में रखेंगे, पहले उसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसको पर्सनल स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं देनी ना। अगर उसको पर्सनल स्पेस ही देनी होती, वो घर पे रहता अकेला, उसको हॉस्पिटल में लेके ही नहीं आते। टॉक विद द पेशेंट तो बिल्कुल ही नहीं, वो आपसे बात करेगा ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक अटैक में है, पैनिक अटैक में। तो हमने क्या करना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी? आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे हॉस्पिटल्स में। ORS दे देते हैं अगर किसी को डायरिया हुआ हो या फिर वॉमिटिंग लगी हो, तो मेंटेन द हाइड्रेशन लेवल इन द बॉडी। तो हमें ऑप्शन दे रखा है, इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे ORS में नहीं प्रेजेंट है। तो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो इसमें से क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती? इसमें से प्रेजेंट नहीं होता पोटाशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटाशियम क्लोराइड भी होता है ORS में प्रेजेंट, बट जो हमारा पोटाशियम कार्बोनेट है ये प्रेजेंट नहीं होता। ORS हॉस्पिटल्स में हर एक में दिया होगा, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में किसी को भी डायरिया होता है या फिर किसी को भी कोई ऐसा दिक्कत हुआ है जिसमें उसका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसमें हमारा ये ORS बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पेशेंट टेक 2 टैबलेट्स ऑफ PCM इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 टैबलेट विच इज़ ऑर्डर बाय द फिजिशियन, व्हाट विल नर्स डू? एक पेशेंट को एक टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी फिजिशियन ने लेने के लिए, बट उस पेशेंट ने 2 टैबलेट्स ले ली, तो उस टाइम नर्स क्या करेगी? उसको एक टैबलेट प्रिस्क्राइब थी पर उसने 2 टैबलेट्स ले ली, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी? इन्फॉर्म करेगी डॉक्टर को, एंटीडोट दे देगी, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स करेगी, और लेट द पेशेंट वॉमिट आउट। तो वो क्या करेगी? डॉक्यूमेंट कर देगी फाइंडिंग। मोस्टली बच्चों ने ये लिखा होगा कि वो इन्फॉर्म करेगी डॉक्टर को या फिर गिव द एंटीडोट। देखो जो PCM है वो ओवर द काउंटर ड्रग है, ठीक है, हमारे घर में भी होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इनकी पहली बात तो टॉक्सिसिटी नहीं होती। अब देखो घर पे हमें फीवर चढ़ रहा है, हमने एक PCM ले ली, नहीं उतर रहा तो हम दोबारा से PCM ले लेते हैं, 4 घंटे फिर से ले लेते हैं, 6 घंटे बाद फिर से ले लेते हैं। तो जो PCM है ये तो ओवर काउंटर ड्रग है, जब तक इसका टॉक्सिसिटी लेवल नहीं होता इंक्रीज, तब तक हम इसका एंटीडोट तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। दूसरा, इन्फॉर्म डॉक्टर को करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सीवियर ड्रग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16th क्वेश्चन है,
A patient comes to the post-operative ward after having a thyroid removal, which what sign shows that parathyroid gland is also removed during surgery. एक पेशेंट है, उसका थायराइड रिमूव किया गया है, थायराइड ग्लैंड्स, उसको थायराइड होगा, ठीक है, तो कौन सा साइन एंड सिम्टम उसका ऐसा शो होगा आफ्टर द सर्जरी कि हमें पता चलेगा कि एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो भी रिमूव हो चुकी है. तो टिंगलिंग होगी माउथ के अराउंड, स्वेलिंग होगी अराउंड द नेक, डिस्कम्फर्ट होगा ऑपरेटिव साइड पे या फिर पेन होगा ऑन द साइड. थायराइड रिमूवल था उसका, पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो चुका है, तो उसको कौन सा साइन पहले शो होगा? तो उसको शो होगा टिंगलिंग अराउंड द माउथ. देखो पेन तो होती ही होती है जब एनेस्थीसिया का असर जो है उतर जाता है, तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर साइन. डिस्कम्फर्ट भी होता है उस पर, क्योंकि ऑपरेट हुआ है, कट लगा है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है. स्वेलिंग भी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन आफ्टर द ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद आफ्टर द ऑपरेट हमें ये स्वेलिंग तो दिखती है. टिंगलिंग अराउंड द माउथ शो करेगी कि उसके एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड्स जो भी थे वो भी रिमूव हो चुके हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एम्स में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट था, उसका थायराइड रिमूव किया, एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो चुकी है, तो उसका कौन सा सिम्टम है हमें दिखेगा जिससे कन्फर्मेटरी हो जाएगा कि उसका पैराथायराइड ग्लैंड भी है जो वो रिमूव हो चुका है. तो टिंगलिंग अराउंड द माउथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल कैपिलरी रीफिल टाइम? क्या बोलते हैं? CRT. मोर देन 2 सेकेंड्स, लेस देन 2 सेकेंड्स, मोर देन 3 सेकेंड्स, लेस देन 3 सेकेंड्स. तो कैपिलरी रीफिल टाइम होता क्या है? आप अपनी फिंगर के ऊपर प्रेस करके देखो, आपको रेड रेड दिखेगा. जब आप प्रेस करोगे तो वो एकदम येलो हो जाएगी. और हाउ मच टाइम, जब आप अपना उसे प्रेस करके हटाओगे अपना थंब, तो वो कितने टाइम में रेड हो रही है, वो होता है कैपिलरी रीफिल टाइम. तो वो कितना टाइम होता है इन ऑप्शंस में से? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लेस देन 2 सेकेंड. ठीक है, वो टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स होना चाहिए. अगर उसे मोर देन 2 सेकेंड्स है या फिर मोर देन 3 सेकेंड्स है, इट मीन्स उसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे उसका CRT जो है वो ठीक नहीं आ रहा. तो ये कितना होना चाहिए? लेस देन 2 सेकेंड्स. सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ओल्ड ब्लड टू द पेशेंट शो विच अमंग ऑल ऑफ दीज. अगर हमने किसी पेशेंट पे ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसमें कौन सा सिम्टम शो होगा? हाइपोकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया. हमने उसको ओल्ड ब्लड चढ़ा दिया है, अब उसको इनमें से क्या दिखेगा उसके ब्लड सैंपल्स में? तो उसमें दिखेगा हमें हाइपरकलीमिया. देखो ये हमारा RBC है, सेल है. अंदर क्या होता है? इंट्रासेलुलर पोटाशियम. बाहर क्या होता है? हमारे पास सोडियम. ठीक है, जब हमने ओल्ड ब्लड चढ़ाया तो उसका लाइफ स्पैन भी होगा कम. ठीक है, तो वो ब्लड टूटना शुरू हो जाएगा. अब जब सेल टूटेगा तो हमारा पोटाशियम जो है वो रिलीज़ होगा. और अब हर एक उसको नया नया ब्लड चढ़ा है तो उसका जल्दी जल्दी पोटाशियम निकलेगा, तो उससे क्या होगा? हाइपरकलीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी. और ऐसे पेशेंट को जिसको ओल्ड ब्लड चढ़ता है, कार्डियक अरेस्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरकैलीमिया. बिकॉज पोटाशियम जो है वो कार्डियक आयन है, पोटाशियम इधर उधर भी होता है. तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा कार्डियक मॉनिटर पर रहती है कि इसको कार्डियक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. समझ आया? हाइपरकैलीमिया क्यों होगा? क्योंकि इंट्रासेलुलर पोटाशियम होगा, वो बाहर निकलेगा ओल्ड ब्लड की वजह से, वो टूटने लग जाएगा, इसलिए उसे हाइपरकैलीमिया शो होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द वार्ड, सडनली शोज चिल्स एंड रैशेज ऑन द स्किन. व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी? नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एक बंदे को, एक पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं और सडनली उसको चिल्स और रैशेज हो रहे हैं ऑन द स्किन में, तो नर्सिंग की प्रायोरिटी में फर्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या वो स्टॉप कर देगी ट्रांसफ्यूजन को? क्या वो कॉल करेगी डॉक्टर को? क्या वो स्लो कर देगी ट्रांसफ्यूजन रेस? या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा उसने, प्रायोरिटी, तो वो क्या करेगी? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन. पहले उसे फटाफट स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, देन उसके बाद उसको कॉल करना है डॉक्टर को.
ठीक है, डॉक्टर आके बताएंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। जब भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही आता है कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उसको चिल्स एंड रैशेस हो रहे हैं, नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी का एक्शन क्या है, तो ऑलवेज स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, ऑलवेज स्टॉप इट। ठीक है, जब भी उसको कोई भी रिएक्शन हो, चिल्स, रैशेस, फीवर आए, या फिर वो कहे मेरे को बॉयल्स लग रहे हैं, या फिर एकदम से उसको फीवर आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, बीपी लो हो जाए, तो ऑलवेज स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। एक क्वेश्चन एज इट इज़ आता है और बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी स्टेप्स आर ऑफ अ हैंड हाइजीन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन कितने हैं? 6 हैं, 8 है, 5 है, 7 है। कितने हैं उनके स्टेप्स जो हैं? ये तो हमने बहुत बार किए हुए हैं, उसमें अपनी उसमें कम्युनिटी में बहुत बार किए हुए हैं हमने, कि कितने हैंड हाइजीन होते हैं। तो कितने? अकॉर्डिंग टू 5 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। 5 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द अराउंडिंग ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, आफ्टर टचिंग द IV लाइन्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और आफ्टर गिविंग अ फूड और मेडिकेशन टू द पेशेंट, ठीक है। दिस इज़ द हैंड हाइजीन्स ऑफ स्टेप अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ अ नॉर्मल लंग साउंड? रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, हाइपो रेजोनेंस, फ्लैट साउंड्स। कौन सा होगा नॉर्मल लंग साउंड? तो नॉर्मल लंग साउंड होती है रेजोनेंस, ठीक है। जो हाइपर रेजोनेंस है होती है कि अगर तुम्हारे लंग्स में एक्सेस ऑफ एयर है, ठीक है, और हाइपर रेजोनेंस साउंड नहीं होती। फ्लैट साउंड हमें दिखती है बोन्स में, जब आप बोन्स के ऊपर टैप करके देखोगे तो हमें फ्लैट साउंड टक 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 की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल लंग साउंड कौन सी होती है? रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नॉर्मल लंग साउंड पूछ लेते हैं और कभी कभी हाइपर रेजोनेंस के बारे में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन। जो हमारा इमोशनल सेंटर है वो कौन से सिस्टम ऑफ ब्रेन में है? ब्रेन स्टेम में है, सेरिबेलम में है, लिम्बिक सिस्टम में है, CNS में है। तो कौन से में है? इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्बिक सिस्टम। और जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ये जो होती है इनमें से क्रेनियल नर्व्स जो हैं, क्रेनियल नर्व्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम से। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशंस के लिए हो गया। और जो हमारा सेरिबेलम है ये बहुत ही फिस्ट साइज्ड होता है, ठीक है, पीछे वाली साइड होता है, ठीक है, आपके बिल्कुल पीछे दिखेगा आपको जब आप हाथ लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये तो आपको पता ही है, CNS है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के साथ और ब्रेन के साथ बनता है। तो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। विच पोजिशन इज़ गिवन टू द पेशेंट विद कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही है किसी पेशेंट में, तो उसको हम कौन सी पोजिशन देंगे? ट्रेंडलबर्ग पोजिशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजिशन देंगे, स्पाइन पोजिशन देंगे, या फिर रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजिशन देंगे? तो उसे हम देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, ऐसे करके। ये बेड होगा, यहाँ पे पेशेंट होगा हमारा, ठीक है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग ऐसे हो गई, लेफ्ट लेटरल पोजीशन से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पाइन से तो वो सीधे लेटा पड़ेगा। इससे क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स में ट्रेंडलबर्ग देके कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स नहीं होगी, वापस आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नर्सिंग ऑफिसर इज गोइंग थ्रू द रिव्यू ऑफ अ क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर विच इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ अ टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। एक रिव्यू ले रही है ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट का, ठीक है, तो कौन सा सिम्टम होगा जो इस कैंसर को शो करेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है डिसयूरिया, हेमेचूरिया, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन।
तो इसका आंसर आएगा हेमेचुरिया, ब्लड इन यूरिन। ठीक है, डिसयूज है तो मोस्टली कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने पानी नहीं पिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन तुम्हें स्टोन है, या फिर तुम्हें यूटीआई हुआ है, अर्जेंसी ऑफ द यूरिनेशन तुम्हें ड्रिबलिंग हो रही है, ठीक है, एकदम से स्ट्रेस आ गया, इस वजह से भी। बट हेमेचुरिया, ब्लड इन द यूरिनेशन इज़ अ सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अर्ली साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चाइल्ड इज। एक बच्चा है, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, और उसे कौन सा सिम्टम इसमें से शो होगा, साइन होगा? डिप्लोपिया, स्वीयर पेन, नाइट ब्लाइंडनेस और वर्टाइगो। तो कौन सा शो होगा हमें? नाइट ब्लाइंडनेस। उस बच्चे को जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उसको नाइट ब्लाइंडनेस शो होगा। डिप्लोपिया क्या होता है? उसे 2 विजन्स दिखते हैं, डबल विजन्स भी बोलते हैं डिप्लोपिया को। स्वीयर पेन तो मोस्टली सर्जरीज की बात होती है, और वर्टाइगो इज़ लाइक चक्कर आना। ठीक है, तो जिस बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उसको शो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। सो ये थे मेरे 25 क्वेश्चंस जो अभी मैंने आज तुम्हें कराए हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक यू, होप यू कि आप ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे इलेबोरेट करना है, या फिर कोई डिसीज़ कंडीशन है जो आप चाहते हो कि मैं इलेबोरेट करूँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस चीज़ को अलग से वीडियो में डाल दूँगी। और थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, ताकि और भी बच्चे अपने पेपर की तैयारी ईजीली कर पाएँ। एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच गाइज़।